तो आज एक लास्ट टॉपिक रहता है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे। कंसेप्ट ऑफ टॉपलिंग। गुड इवनिंग। कंसेप्ट ऑफ टॉपलिंग। और यहीं से ना तुम्हें एक चीज और पता चलेगी कि वाई रोलिंग इज इजी, या कह सकते हो जो व्हील का इन्वेंशन था ना, इन्वेंशन ऑफ व्हील, ये काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। क्योंकि हमें जो स्पीड मिली वो व्हील से ही तो मिली। एक बात बताओ कि व्हील से ही तो हमें स्पीड मिली कि नहीं मिली, बताओ। भाई आप तुम ये देखो, आज जो भी ट्रेन चल रही है हमारी, वंदे मातरम और वो सब चल रही हैं, या बुलेट ट्रेन्स होती हैं, वो अल्टीमेटली कहाँ से आती हैं? बेसिक में तो कहीं व्हील है ना, देखा जाए तो जो है, नहीं है? तो ये देखो कंसेप्ट ऑफ टॉपलिंग क्या होता है। देखो, मान लो ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। हम टॉपलिंग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और उसी से हम ये पढ़ेंगे कि रोलिंग इजी क्यों था, या फिर इन्वेंशन ऑफ व्हील हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था जिससे हमें स्पीड मिली, बेटा जो है। समझ गए ना, जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। करूं स्टार्ट? अब जैसे ये तुम देखो कि दो ब्लॉक्स हैं, मैंने इस पे भी फोर्स अप्लाई किया और इस पे भी फोर्स अप्लाई किया और फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज किया, ठीक है। तो तुम्हें अपने आप लग रहा होगा कि टू के टॉपलिंग के चांसेस ज्यादा हैं, क्यों? नहीं, कोई भी बता देगा कि चांसेस ऑफ टॉपलिंग ऑफ टू, इसको वन कह दे रहा हूं, इसको टू कह दे रहा हूं, ठीक है, आर मोर। क्यों उज्जवल, बता है कि नहीं है, बता जो है। टू के टॉपलिंग के चांसेस ज्यादा हैं कि नहीं, बता जो है। ये हो गया, ठीक। अब चलते हैं इसका रीजन क्या है, देखो। मैं ये मान के चलता हूं कि सपोज करो सफिशिएंट फ्रिक्शन है, ठीक है। लेट अस एज्यूम दैट फ्रिक्शन सफिशिएंट है। इसका मतलब स्लाइडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। देयरफॉर नो स्लाइडिंग। हमें केवल टॉपलिंग चेक करनी है। अब सुनो क्या है कि मान लो ये मैंने ब्लॉक लिखा, या यहाँ पे फोर्स लगाया, तो मैंने तुमसे कहा ना कि फ्रिक्शन सफिशिएंट था, इसका मतलब ये फ्रिक्शन इक्वल टू एफ के इक्वल आ गया।
ये mg आ गया और ये नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg आ गया। क्यों? सब कुछ ऑल गुड। बताओ क्लियर है या ये नहीं है फिगर? बताओ बेटा जो है गोपी, जरा बता बेटा जो है, ये क्लियर है ना? लेकिन ये रॉन्ग है बेटा जो है। तुम्हें लग रहा होगा सब कुछ सही है, लेकिन रॉन्ग है। एक्चुअल में जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, वो सेंटर से पास नहीं होगी बेटा जो है। नॉर्मल रिएक्शन डज नॉट पास थ्रू सेंटर। इसलिए गलत है। क्यों? देखो, चलो तुमने फोर्सेस तो बैलेंस देख लिए, ठीक है, ठीक है ना? आपने इसमें ये तो देख लिया कि चलो एफ नेट की वैल्यू 0 है। लेकिन एक बात बताओ, ये नॉन कंकरेंट फोर्सेस है ना देखा जाए तो। क्यों? याद आ रहा है बेटा? ये बताओ जो है, ये नॉन कंकरेंट फोर्सेस हैं। तो तुम्हें याद है टॉर्क भी 0 होना चाहिए ना? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? लॉज ऑफ मोशन वाले दिन, और यहाँ पे टॉर्क एक्चुअल में मोमेंट भी कहता था मैं। क्यों? ठीक। अब तुम जैसे देखो ना, इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क देखता हूँ तो इसका टॉर्क 0 आ गया, इसका टॉर्क 0 आ गया, एफ का इधर आ गया क्लॉकवाइज, और इसका भी क्लॉकवाइज आ गया। क्यों? तो इसका मतलब जरा देखो, एक अनबैलेंस्ड क्लॉकवाइज टॉर्क रह गया कि नहीं रह गया? बताओ इस फिगर में। ये बताओ, इस फिगर में एक अनबैलेंस्ड क्लॉकवाइज टॉर्क है कि नहीं है? बताओ जो है। हाँ। अबे उल्लू, ये देख सेंटर के अबाउट, देख सेंटर के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 आ गया, mg का टॉर्क 0 आ गया, अप्लाइड फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज आ गया, और फ्रिक्शन का टॉर्क भी क्लॉकवाइज आ गया। तो ये तेरे को क्लॉकवाइज टॉर्क नहीं दिख रहा है? तो फिर ये हो गया। तो ये फिगर गलत है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बल्कि एक्चुअल में क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन ना थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है बेटा। समझ में आया? एक्चुअल जो फिगर होगी, एक्चुअल फिगर में नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट्स टूवर्ड्स राइट। ये है क्या? अब सब कुछ सही होगा। ये mg है, ये f है, ये f है, और n इधर आ गई, n इक्वल टू mg, f इक्वल टू f। तो ये इधर को शिफ्ट होगी, बस हो गया। अब बता, इसका क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज आया कि नहीं आया? बता जो है, ये बता उज्जवल, नॉर्मल रिएक्शन का एंटी क्लॉकवाइज आ गया कि नहीं आ गया? बता जो है। क्यों? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ गया? बता जो है, एफ इंटू एक्स आ गया, सॉरी एन इंटू एक्स। क्यों? हाँ।
ये पॉइंट क्लियर हुआ उज्जवल कि ये वाली फिगर सही नहीं थी, बिकॉज इसमें अनबैलेंस्ड एक क्लॉकवाइज टॉर्क था। उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, थोड़ा सा क्या होती है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, अब बैलेंस हो जाएगा सीधे सीधे ये के। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं f को बढ़ाऊंगा, इफ f इज इंक्रीज्ड, तो तुम्हें लग रहा है कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट है, मोमेंट क्लॉकवाइज विल इंक्रीज? बताओ सही है? इसका मतलब मोमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या n इंटू एक्स शुड ऑल्सो इंक्रीज। क्यों उज्जवल, समझ में आया बेटा? n इंटू एक्स ये और बढ़ना चाहिए, लेकिन n तो बढ़ नहीं सकता, नहीं है? n कांट इंक्रीज। क्यों नहीं इंक्रीज कर सकता, जरा बताओ? बिकॉज n तो फिक्स है ना, n इक्वल टू एम जी पे फिक्स है। हाँ ये कह लीजिए, इसका मतलब x बढ़ेगा, बस हो गया। देयरफॉर x विल इंक्रीज। पॉइंट क्लियर हो गया? बताओ जो है कि अगर आप कैपिटल F को बढ़ाओगे तो क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो n इंटू एक्स होना था उसको भी बढ़ना चाहिए। n बढ़ नहीं सकता। हाँ अभी आ रहा हूँ यार, तेरे में ना तू गुरुदत्त की पिक्चर देख, समझ गया ना? तू देख गुरुदत्त की पिक्चर जो है, तो n बढ़ नहीं सकता बिकॉज वो एम जी के में फिक्स है। तो इसका मतलब क्या होगा बता जो है, इसका मतलब x को बढ़ना चाहिए। ठीक, अब ये बता x की भी लिमिट है, वही वाली बात है। बिल्कुल क्रिटिकल केस में n कहाँ पहुंच जाएगा ये बता जो है, बिल्कुल टॉपल करने से जस्ट पहले कहाँ पहुंच जाएगा बता जो है? हाँ बस बस बस, अब समझ में आ गया। उसकी भी तो एक लिमिट है बेटा, वही वाली बात है। उसके बाद टॉपल कर जाएगा, बस हो गया और क्या जो है। ठीक, तो क्रिटिकल केस में, क्रिटिकल केस में जस्ट बिफोर टॉपलिंग, जस्ट बिफोर टॉपलिंग जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी वो एक्सट्रीम राइट में हो जाएगी, बस हो गया। क्यों? तो ये ध्यान रखना, टॉपल करने से पहले ना जो तुम फिगर बनाओगे हमेशा ऐसी बनाना बेटा, ये बनाना। ये एफ हो गया, ये फ्रिक्शन हो गया, और ये एम जी, और ये नॉर्मल रिएक्शन। ये फिगर बनाना, ध्यान रखना बेटा, टॉपल करने से जस्ट पहले। ये क्रिटिकल केस में। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं तुम्हें, देखो ये जो टॉपल होगा इसके बाद, वो इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा कि नहीं होगा बता? इस पॉइंट या इस एक्सिस के अबाउट बता, इसके अबाउट टॉपल होगा कि नहीं होगा बता जो है? ओ कह दे रहा हूं, ठीक है? ओ, अब देख, ओ के अबाउट इसका टॉर्क जीरो आ गया, इसका टॉर्क जीरो हो गया, तो तेरे को लग रहा है एफ का जो टॉर्क है ये तो क्लॉकवाइज आना चाहिए, और mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। बता, समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं? ओ के अबाउट एन का टॉर्क जीरो, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज और इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। बता, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है।
इसका मतलब टू टॉपल, क्या होना चाहिए बताओ जो है, टॉर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स एफ शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ mg, ये इक्वेशन बननी चाहिए, बस हो गया। लेकिन किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट ओ। सारी कहानी क्लियर हो गई या नहीं हुई बेटा, ये बता उज्जवल, बता सारी कहानी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? जो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे वो नॉन कंकरेंट फोर्सेस थे। इसका मतलब केवल फोर्सेस को नेट फोर्स इक्वल टू जीरो करके हमारा काम नहीं चलेगा। एक तुम्हें याद होगा मोमेंट को भी जीरो करना होता था। तो मोमेंट को जीरो करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा क्या होती है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है। और जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स को बढ़ाता हूं तो क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ता है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी बढ़ेगा, जो n इंटू एक्स के इक्वल था। n तो बढ़ नहीं सकता बिकॉज वो mg था, तो इसका मतलब x बढ़ेगा। और क्रिटिकल केस में टॉपल करने से जस्ट पहले वो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे चला जाएगा, और जो भी बॉडी टॉपल करेगी वो ओ के अबाउट करेगी, और ओ के अबाउट एन और एम जी का जो टॉर्क होगा वो तो जीरो आएगा। कैपिटल एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा और एम जी का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो टॉपल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कैपिटल एफ का टॉर्क क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब हम इससे वो देखते हैं बेटा, जादू देखते हैं। अब देखते हैं इनसे जादू। जादू जादू। देख गोपी, अगर ये ब्लॉक ना बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है तो इसका मतलब प्रेशर ना बिल्कुल यूनिफॉर्म टाइप का है, ध्यान रखना बेटा। मतलब ये कह सकता है प्रेशर या नॉर्मल रिएक्शन, याद है ना बेटा कुछ, प्रेशर ऑब्लिक नॉर्मल रिएक्शन, समझ में आ रहा था, यूनिफॉर्म है बिल्कुल। और इन सब का जो बिल्कुल रिजल्टेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन, वो बिल्कुल सेंटर से पास होगी। हाँ बेटा, इनका जो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन नेट होगी एन, जो नेट होगी पासेस थ्रू सेंटर। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा, अगर जस्ट ब्लॉक रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म टाइप का होगा, समझ में आया? और अगर मान ले तूने फोर्स अप्लाई कर दिया देख, अगर हमने जब टॉप में फोर्स अप्लाई किया था तो डिस्ट्रीब्यूशन ना कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कम, ये थोड़ा इससे ज्यादा, ये थोड़ा इससे ज्यादा, ये थोड़ा इससे ज्यादा। अब समझ में आ रहा बताओ जो है, ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर कह लो या नॉर्मल रिएक्शन कह लो। तुम्हें याद है ना मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन एक प्रेशर की तरह भी होती है, क्यों, नॉर्मल रिएक्शन प्रेशर की तरह भी होती है। तो अब इस फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी सी राइट साइड में शिफ्ट होगी, क्यों नहीं है? अब यहाँ पे आ गई बेटा, ये बताओ, नेट ये हो गई, बस हो गई। तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट तो होना चाहिए क्लियर, क्यों? अब दूसरी बात देखो,
ये बताओ कि अगर बेस साइज छोटा है, हाँ, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जल्दी कॉर्नर पे पहुंच जाएगी। बताओ बेस साइज अगर छोटा है, नहीं बताओ जो है, देन नॉर्मल रिएक्शन reaches the corner, reaches the corner earlier। बताओ जल्दी पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? इसका मतलब जो चांसेज ऑफ टॉपलिंग होंगे, क्यों, चांसेस ऑफ टॉपलिंग वो इंक्रीज कर जाएंगे। बस हो गया। अब रीजन समझ में आ गया उज्जवल, कि जिनका बेस साइज छोटा है वो जल्दी टॉपल क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जल्दी क्या होती है, कॉर्नर पे पहुंच जाती है। क्यों नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन जल्दी कॉर्नर पे पहुंच जाती है, तो ये कह रहे हो चांसेस ऑफ टॉपलिंग क्या होता है, बढ़ जाते हैं। और लास्ट में अब बेटा चलता है थर्ड, कि व्हील की ऐसी क्या कहानी है। व्हील के साथ ऐसा क्या है, ये बताओ कि अगर कोई इस टाइप की बॉडी है, और मैं यहां पे फोर्स अप्लाई करता हूं, तो बिल्कुल आइडियल सिचुएशंस में, ऐसा होता नहीं है, आइडियल सिचुएशंस में ये बताओ कि बिल्कुल जीरो मार्जिन है, जीरो मार्जिन फॉर शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बता गोपी, आइडियल सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन के शिफ्ट होने के लिए बिल्कुल जीरो मार्जिन है कि नहीं है, बताओ जो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब एफ अगर टेंडिंग टू जीरो भी हो, बिल्कुल एफ टेंडिंग टू जीरो भी होगा, तो बॉडी विल टॉपल। क्यों? बॉडी विल टॉपल। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि इस फिगर में टॉपलिंग ही मोशन है एक्चुअल में। ये बता, इस फिगर में जो टॉपलिंग है उसी को हम मोशन कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, बता जो है। इन दिस फिगर, बस हो गया, इन दिस फिगर टॉपलिंग इज मोशन, तो बस हो गया, घूम गया और क्या जो है, वो मूव कर गई, बॉडी मूव कर गई जो है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि व्हील का मोशन इतना इजी क्यों था जो है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन के शिफ्ट होने के लिए बिल्कुल जीरो मार्जिन था। तो आइडियल सिचुएशन में, आइडियल होती नहीं है, कोई भी सिचुएशन आइडियल नहीं होती है, आइडियल सिचुएशन में एफ अगर जीरो भी हो बेटा, ठीक है ना, एफ टेंडिंग टू जीरो हो, तो भी बॉडी टॉपल कर जाएगी। और यहाँ पे मैंने तुमसे कहा टॉपलिंग का मतलब क्या हो जाता है, मोशन हो जाता है, बस ये कह लो। मतलब तुम ऐसे समझ लो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये इतनी बड़ी अर्थ है, और यहाँ पे चूहे ने फोर्स लगाया, रैट अप्लाइड फोर्स। तो आइडियल सिचुएशन में क्या कर जाना चाहिए, बताओ बेटा जो है, आइडियल सिचुएशन में इट शुड टॉपल। क्यों?
और टॉपल का मतलब शुड मूव। कॉपी क्लियर हो गया? पता नहीं हुआ बेटा जो है कि अर्थ में अगर एक चूहा भी फोर्स लगाएगा तो आइडियल सिचुएशन में अर्थ को क्या कर जाना चाहिए, मूव कर जाना चाहिए जो है। लेकिन आइडियल तुम जानते ही कि होता नहीं है। जैसे आइडियल सिचुएशन में तुम्हें याद होगा मैंने ये भी बताया था ना कि अगर किसी को तुम प्योर रोल करते हुए रफ ग्राउंड पे छोड़ दो तो आइडियल सिचुएशन में उसको कभी भी नहीं रुकना चाहिए। क्यों? आइडियल सिचुएशन में ये भी तो बोला था कि अगर प्योर रोल करते हुए तुम उसको रफ सरफेस पे भी रख दोगे तो उसको कभी भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है देखा जाए तो। ठीक, तो ये हमारी थ्योरी हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। टाइप 1, आपको ना टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होती है एक सिस्टम की। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम की कितनी होगी? तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पार्टिकल है तो इसमें तो तुम्हें याद है केवल ट्रांसलेशनल होती है बेटा। याद है पार्टिकल में सिर्फ ट्रांसलेशनल होती है। लेकिन अगर रिजिड बॉडी है तो इसमें केवल ट्रांसलेशन हो सकती है, केवल रोटेशन हो सकती है या फिर दोनों हो सकती है। कोई डाउट इसमें? उज्जवल बता बेटा, एक सिस्टम की तुम्हें जो है काइनेटिक एनर्जी निकालनी टोटल, तो पार्टिकल में सिर्फ ट्रांसलेशन होती है, रिजिड बॉडी में क्या होती है, सारी होती है। ये क्या? अब एग्जांपल देख कैसे। ये एक डिस्क दे रखी है, ठीक है। और ये प्योर रोल कर रही है और इस पे तुम्हें v और बस ऐसे दे रखा है, ये दे रखा है और इसका मास m दे रखा है। लेकिन इसमें ना 4 पार्टिकल भी हैं बेटा, ये ये और ये। ईच पार्टिकल m का है। इसकी हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो सुनो, मैं कुछ लिखूंगा, बिल्कुल ईमानदारी से बताना कितने को समझ में आया। बताओ कितने को समझ में आई? क्लियर हो गई ना?
ये बताओ इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी 2v है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी √2v है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी √2v है। तो ये फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट जो लाइन है ये तो पार्टिकल्स की है। मेरा समझ में आ रहा है बेटा? पहली लाइन में मैंने पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लिखी है, और जो सेकंड वाली लाइन है वो फिर डिस्क की है। नहीं कोई प्रॉब्लम, वो फिर डिस्क की है। और डिस्क तुम्हें याद होगा मैंने इस टाइप से बताया था, याद है पिछली बार बताया था तुम्हें प्योर रोलिंग के केस में। बताओ ये वाली चीज याद आ रही है माइक मेरा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? जो है इसमें दोनों आ गई, और ये तब लगेगा जब v इक्वल टू क्या होगा, r ओमेगा होगा बेटा। जो है ये कह लो इस हो गया। अच्छा इसका ना एक और तरीका है, देखो अल्टरनेट तरीका बताता हूँ, उसको चेक जरूर कर लेना गोपी। ये बता कि चारों के चारों पार्टिकल्स को मैं रिजिड बॉडी का ही एक पार्ट मान लेता हूँ, डिस्क का एक पार्ट मान लेता हूँ। हाँ, ऑल 4 पार्टिकल्स पार्ट ऑफ रिजिड बॉडी मान लेता हूँ, ठीक है? पार्ट ऑफ रिजिड बॉडी। तो चांस की बात है कि सबका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे आएगा, क्यों? ये बता कंबाइंड सेंटर ऑफ मास भी तो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? बता जो है कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ये भी यहाँ पे आएगा, और ये v से जा ही रहा है। पता उज्जवल क्लियर है कि नहीं? बता जो है कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहीं पे आएगा कि नहीं आएगा? बता जो है, और ये v से जा ही रहा है अकेले जो है, ठीक। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? बता जो है मैं लिख सकता हूँ हाफ 5m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। बता ये लिख सकता हूँ मैं, कंबाइंड का लिख रहा हूँ सीधे सीधे, ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे जो आई है ये भी अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा, और ये कितना होगा देख, हाफ mr²। ये तो होगा डिस्क का, क्यों? ये तो होगा डिस्क का, प्लस 4 टाइम्स mr², ये पार्टिकल्स का होगा। कोई डाउट है तो बता बेटा जो है गोपी, बता कोई डाउट है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारा क्या होगा? बेटा जो है ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और प्योर रोलिंग चल रही है तो इसका मतलब ओमेगा को मैं कितना लिख सकता हूँ? ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ v/r के इक्वल लिख सकता हूँ, क्यों? तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना, और देखना दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना? ये वैल्यू चेक करके देखना, और देखना दोनों तरफ से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से टाइप 1 कर लोगे। उज्जवल बता टाइप 1 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है ना? अब चलते हैं टाइप 2। बेटा ऐसे ही चलता है। हाँ कर ले कर ले। हो गया? दोनों से चेक कर लेना, हाँ जरूर, दोनों से चेक कर लेना सेम आ रहा है या नहीं आ रहा आंसर। उज्जवल कर लिए नोट?
नोट कर लिया उज्जवल? अच्छा, एक कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इसलिए वहां पे होगा ना, बिकॉज आप चारों तरफ देखो इक्वल वो थे पार्टिकल्स बेटा जो है। हाँ, जैसे यहाँ भी एम था, यहाँ भी एम था, यहाँ भी एम था और यहाँ भी एम था, इसलिए मैंने कहा कि कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। अदरवाइज तो फिर वो हो जाएगी बेटा, ध्यान रखना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी फिर जो है। अब चलते हैं टाइप 2। ये क्या है, सुनो। एक रिजिड बॉडी है, ये हिंज्ड है, तो इसका मतलब ये केवल रोटेट कर सकती है ना बता जो है, जैसे डोर हो गया ना फॉर एग्जाम्पल। गोपी बता जो है, एक रिजिड बॉडी है जो हिंज्ड है, फॉर एग्जाम्पल डोर, तो ये केवल रोटेट कर सकती है ना, नहीं बताओ जो है, इट कैन ओनली रोटेट। इसका मतलब केवल आर मोशन पॉसिबल है, क्यों? आर मोशन इज पॉसिबल अबाउट हिंज एक्सिस, क्यों? अबाउट हिंज एक्सिस। अब वो अलग बात है कि मान लो उज्जवल जो है सर को गलत प्रूव करने के लिए वो पता लगा दरवाजे को उखाड़ के ही ले गया जो है, कि देखो सर मैं इसका ट्रांसलेशनल मोशन भी करके दिखा रहा हूँ, वो एक अलग चीज है जो है। समझ गए ना, आपने कहा था केवल रोटेशनल मोशन हो सकता है, पता लगा लिया है कारपेंटर को उखाड़ उखूड़ के ले गया दरवाजे को बेटा जो है, नहीं है, वो एक अलग चीज है जो है। ठीक, तो इसका केवल रोटेशनल मोशन हो सकता है, लेकिन ये रोटेट नहीं कर रही है, बट नॉट रोटेटिंग। तो बताओ क्या फिजिक्स लगनी चाहिए? ये बता कि एक रिजिड बॉडी हिंज्ड है जो केवल रोटेट कर सकती है हिंज एक्सिस के अबाउट, हाँ, लेकिन वो रोटेट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब नेट टॉर्क होना चाहिए, लेकिन किसके अबाउट? नेट टॉर्क किसके अबाउट वो होना चाहिए बता जो है? हाँ, रोड हिंज एक्सिस के अबाउट। नहीं है, इसकी फिजिक्स ये हो गई कि इसका मतलब जो नेट टॉर्क होना चाहिए, देयरफॉर नेट टॉर्क अबाउट हिंज एक्सिस, ये जीरो होना चाहिए बस, हो गया। उज्जवल भाई बताओ समझ में आया या नहीं आया बेटा, बता जो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं होता, जो नेट टॉर्क अबाउट हिंज एक्सिस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए बस, हो गया, ये फिजिक्स लगी। अब एक एग्जांपल देख तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक ये है, एक ये है बेटा, इस साइड में मान ले m कॉमा एल, और इस साइड में मान ले 3m कॉमा 3l। एक ही बॉडी मान के चल रहा हूँ मैं इसको, और ये अल्फा है, ये बीटा है मान ले। तो एक बात बता सकते हो कि ये इस पूरी बॉडी में ऊपर को हिंज फोर्स आएगा, क्यों? h, और वो कितना होना चाहिए बता सकते हो, इसमें हिंज फोर्स कितना आना चाहिए बेटा बताओ? इस पूरी बॉडी में हिंज फोर्स ऊपर को आएगा, हाँ, कितना आएगा? 4 mg आ जाएगा बस, हो गया, क्यों? 4 mg। मेका बता समझ में आया? mg और 3 mg नेट मिला के कितना होना चाहिए? 4 mg होना चाहिए।
ठीक, एक तो ये हिंज फोर्स ऊपर को आ गया, लेकिन अभी ये कहानी पूरी नहीं हुई अभी बेटा जो है, अभी ये कहानी पूरी नहीं है, अभी एक कहानी और भी है इसमें। वो क्या, देखो इसका जो mg होगा वो बिल्कुल यहाँ पे लगेगा ना, और इसका mg यहाँ पे लगेगा। बता, ये mg ये हो गया और ये 3mg हो गया, क्यों? अब ये बता, mg का जितना टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा, 3mg का उतना ही टॉर्क क्लॉकवाइज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बता बता, mg का जितना टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा, 3mg का उतना ही टॉर्क क्लॉकवाइज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बता जो है, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं r1 कह देता हूँ, और ये वाली डिस्टेंस को मैं r2 कह देता हूँ। तो बताओ 3mg इंटू r1 और mg इंटू r2, उज्ज्वल बताना ये सही है या नहीं है बेटा? बता, इक्वेशन बता जरा। 3mg इंटू r1 इक्वल टू mg इंटू r2, बता ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? बता जो है, ये हो गया। mg से mg तो चल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देख r1 कितना होगा, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस 3l/2 होगी ना, ये हो गई, और ये वाला एंगल बीटा भी हो गया, नहीं है? हाँ, तो r1 कितना हो गया? बता जो है, ये हो गया 3l/2, मेरे ख्याल से साइन बीटा, क्यों? हाँ, साइन बीटा। और इसी टाइप से r2 कितना हो जाएगा? बता जो है, l/2 इंटू साइन एल्फा, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये वाली टाइप भी समझ में आ गई होगी, क्यों उज्जवल? कि एक रिजिड बॉडी है जो हिंज्ड है, इसका मतलब उसका केवल रोटेशनल मोशन पॉसिबल है, किस एक्सिस के अबाउट? हिंज एक्सिस के अबाउट। लेकिन अगर वो रोटेट नहीं कर रही है, नहीं, अगर वो रोटेट नहीं कर रही है, तो फिर इसका मतलब हिंज एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जो है, जीरो आना चाहिए। गोपी बता, यहां तक कोई प्रॉब्लम? गोपी बता, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब इसमें भी एक जादू चलेगा। अच्छा, वैसे एक छोटी सी बच्चों वाली बात बताओ, कि मैंने mg का टॉर्क लिया, 3mg का टॉर्क लिया, हिंज फोर्स का टॉर्क क्यों नहीं लिया? mg का टॉर्क लिया, 3mg का टॉर्क लिया, हाँ, हिंज फोर्स का टॉर्क क्यों नहीं लिया? बिकॉज उसका जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा, क्यों? हिंज के अबाउट क्या होगा? टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। अब इसमें जादू क्या था जो है? इसमें जादू ये था, ये mg था, ये 3mg था, और ये s था, और ये पूरा इक्विलिब्रियम पे थी। तो ये बताओ, ये नॉन कंकरेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम नहीं है? याद आ रहा है बेटा? लॉज ऑफ मोशन वाले दिन याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? उज्जवल बता बेटा, लॉज ऑफ मोशन वाले दिन याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बता, ये इक्विलिब्रियम कौन से फोर्सेस का इक्विलिब्रियम? बता जो है, इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कंकरेंट, क्यों? नॉन कंकरेंट फोर्सेस, ये हो गया बस, हो गया। तो जैसे हम वहां पे करते थे वही चीज तो यहाँ भी लग रही है, देखा जाए तो, क्यों? जो हम लॉज ऑफ मोशन में करते थे वही चीज यहाँ पे आ रही है, बस हो गया। ये क्या? अब चलते हैं टाइप 3।
एक रिजिड बॉडी है, ये हिंज्ड है और इट कैन रोटेट अबाउट हिंज एक्सिस। ये तो पुरानी वाली बातें हो गई, हिंज एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन, ये है और चीज ऐड हो गई, इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस। दोबारा देख लो, एक रिजिड बॉडी है जो हिंज्ड है, वो केवल रोटेट कर सकती है अबाउट हिंज एक्सिस, और वो जो हिंज एक्सिस होगी वो हॉरिजेंटल एक्सिस होगी ना, ध्यान रखना बेटा। जो है ये जो हिंज एक्सिस है वो एक्चुअल में हॉरिजेंटल एक्सिस होगी इन वर्टिकल प्लेन। अब दूसरी बात, ये बताओ जब बॉडी नीचे आएगी, एज बॉडी कम्स डाउन, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी ना, क्यों? बताओ उज्जवल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट हिंज एक्सिस, ये इंक्रीज करेगी। बस हो गया, क्यों? उज्जवल समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बता जो है कि जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो उसकी क्या होगी बता जो है, पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज करेगी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट हिंज एक्सिस क्या होगी बता जो है, इंक्रीज करेगी। ठीक, इसका मतलब अगर सारी ऑल सरफेस मान लो स्मूथ है सब कुछ, हाँ, सरफेस कह लो या एक्सिस कह लो, कुछ भी कह लो, ये मान लो स्मूथ है, तो तुम ऐसे नहीं लिखोगे, बताओ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बता, ये ले कॉपी। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अगर सारी एक्सिस और सारी सरफेस स्मूथ हैं तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेगा कि नहीं लिखेगा बता जो है, ये लिखेगा ना। ठीक, अब इसमें डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh यूज करेगा, और h का मतलब होगा हाइट का डिफरेंस होगा, क्यों? बता, हाँ, ये हाइट का डिफरेंस होगा, लेकिन ये सेंट कहां से मेजर करेगा बता जो है, ये करेगा फ्रॉम सेंटर ऑफ मास करेगा। बस हो गया जो है, क्यों? ये हाइट का डिफरेंस तुम्हें कहां से मेजर करना होगा, सेंटर ऑफ मास से वो करना। और एक लास्ट पॉइंट और, ये बता कि प्योर रोटेशनल मोशन चल रहा है, प्योर आर मोशन चल रहा है,
तो अगर मैं किसी पॉइंट P की वेलोसिटी तुमसे पूछ लूँ, तो फिर वो r ओमेगा लिखोगे। बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ। गोपी, प्योर रोटेशनल मोशन चल रहा है, तो इसका मतलब किसी पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी पूछूंगा तो केवल कितने से काम चल जाएगा बता, जो है r ओमेगा से चल जाएगा। लेकिन ये r कहाँ से लेगा बता, जो है ये एक्सिस से लेगा, जिसके अबाउट रोटेशन से चल रहा है। क्यों? एक बार पूरा कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन से थोड़ा और समझ में आएगा। एक रिजिड बॉडी है जो हॉरिजेंटल हिंज एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में केवल रोटेट कर सकती है। दोबारा सुन लो, हॉरिजेंटल हिंज एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में सिर्फ रोटेट कर सकती है। तो वो जैसे जैसे नीचे आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अगर सारी एक्सिस वगैरह स्मूथ दे रखी है तो आप इक्वेशन लिखोगे, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो उसमें mgs लिखते हैं। h वहां पे हाइट का डिफरेंस होता है, और वो जो हाइट का डिफरेंस देखोगे वो सेंटर ऑफ मास से देखोगे। और एक चीज मैंने और बताई कि प्योर रोटेशनल मोशन चल रहा है, तो इसका मतलब किसी पॉइंट की अगर तुम्हें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो सिर्फ हमारा r ओमेगा से काम चल जाएगा। ये कह लो। अब एग्जाम्पल देखो तो क्लियर। एक रॉड को तुम ऐसे यहां से छोड़ देते हो, ठीक है, और यहाँ पे एक पार्टिकल भी लगा देते हो। रॉड का मास है m, लेंथ है l, और इसका मास भी m है। यहां से रिलीज कर देते हो। तो पहले तो ये बताओ, लॉजिकल से तुम्हें लॉजिक से ऐसा लग रहा है कि जब ये बिल्कुल वर्टिकल होगी बेटा, अभी इसकी जो ओमेगा होगी मैक्सिमम होगी, बता। लग रहा होगा ना, क्यों? इस समय इसकी ओमेगा मैक्सिमम होगी, ये तो तुम्हें लग रहा होगा। तो अभी एक काम करते हैं कि जरा ओमेगा फाइंड कर लेते हैं क्या होगा। हाँ, अब सुनो, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड एंड पार्टिकल इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बताओ ये क्लियर है या नहीं है? उज्जवल, इक्वेशन बता बेटा, जो है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड एंड पार्टिकल इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अब मुझे बता कि रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया है, बता। बता, रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया है? हाँ, वो यहां से यहां आ गया ना बेटा, जो है। तो ये तो हुआ mg/L/2। अब पार्टिकल में आ जा। पार्टिकल कितना नीचे आ गया जरा बता। पार्टिकल कितना नीचे आ गया बेटा, ये बता, जो है एल नीचे आ गया। तो mg/L, मी का समझ में आ रहा है बेटा, ये बता, जो है रॉड का सेंटर ऑफ मास तो L/2 नीचे आया और पार्टिकल पूरा ही L नीचे आ गया। भाई यहाँ से यहाँ पहुंच गया बेटा, जो है यहाँ से ये। अब इस पे आ जा, इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा हाफ आई टोटल इंटू ओमेगा स्क्वायर। बता, कोई डाउट? हाफ आई टोटल इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्लियर हो गया? बता, आई टोटल इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, सब यहाँ के अबाउट निकालना है बेटा, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये ध्यान रखना। एक्सिस हमारी ये है। अब चलते हैं, आई टोटल कितना होगा देख।
ml²/3, ये तो रॉड का हो गया, बता, ये तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और प्लस ml², ये पार्टिकल का हो गया। समझ में आ गया या नहीं? गोपी भाई बता, ये समझ में आ गया बेटा? पार्टिकल का ये हो गया, तो यहां से ओमेगा निकाल लेना, बस हो गया, फाइंड ओमेगा। अच्छा वैसे एक बात बताओ कि एक बार मैंने ओमेगा निकाल लिया, तो अभी जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, ये p है मान ले, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी बता कितनी होनी चाहिए? बता, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बेटा, ये बता जो, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जरा बता जो, आर ओमेगा, आर लेकिन एक्सिस से देखना था तो एल ओमेगा होगी, बता कोई डाउट? ये होगी, क्यों? गोपी बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया कि अगर मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या होगी बता जो, ये होगी। अच्छा एक चीज लास्ट में और देख, कि ये जो एक्सिस है, ये तेरे को हॉरिजॉन्टल फील हो रही है या नहीं हो रही बता जो, बताओ खुद फील हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ ये एक्सिस तुम्हें हॉरिजॉन्टल फील हो रही है या नहीं हो रही है? उज्जवल जरा विजुलाइज करके देख बेटा, ये वाली एक्सिस तुम्हें हॉरिजॉन्टल फील हो रही है कि नहीं हो रही है बता जो, इस टाइप से हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये किस प्लेन में घूम रही है बताइए? प्लेन कौन सा है जिसमें रॉड घूम रही है, वो कौन सा प्लेन है बेटा जो है? तो जो प्लेन है वो वर्टिकल है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यों कि इसमें क्या चलता है। इसमें एक आईटी की प्रॉब्लम करते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा, देखो। ये ना एक डिस्क थी, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता था, कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। और ये सेंटर था, और ये r/4 भी था, और जो डिस्क का मास था वो m था, और इसमें भी एक पार्टिकल लगाया था इन्होंने, m। तो जब मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूं तो ये ऐसे घूम जाएगा, देख बेटा बता, बता ये ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा बता जो है, ये ऐसे घूम जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं डिस्प्लेस कर दूंगा तो ऐसे घूम जाएगा, और इस समय जो ओमेगा होगी वो मैक्सिमम होगी, कोई डाउट? उज्जवल बता, ये समझ में आ रही फिगर नहीं आ रही बेटा जो है? कि तुमने जैसे पेन है ना, इसके ये ऐसे थी बेटा जो है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो ऐसे गिर गई, बस हो गया। ये ऐसे थी, ये ऐसे गिर गई जो है, समझ में आ गया ना? उसमें ओमेगा मैक्सिमम होगी, तो हमें यही निकालनी की ओमेगा कितनी होगी। तो देखो, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिस्क
एंड पार्टिकल इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन वही बननी है, ध्यान रखना, इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे ये बता दो कि डिस्क का सेंटर कितना नीचे आया बेटा, तब मानूंगा तुम्हें। इंटेलिजेंट हो यार तुम बेटा जो है। डिस्क का जो सेंटर नीचे आया वो r/2 नीचे आया, बिल्कुल सही का, एम जी इंटू r/2। क्यों, देखो पहले इस एक्सिस से वो r/4 ऊपर था और फिर वो इससे r/4 नीचे आ गया। मेरी का बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? इस लाइन से सेंटर पहले r/4 ऊपर था और अब r/4 नीचे आ गया, तो इसका मतलब डिस्क कितना नीचे गिरी बेटा, बता जो है। डिस्क का सेंटर कितना नीचे गिर गया जरा बता जो है। mg इंटू r/2 नीचे गिर गया। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये बता जो है। डिस्क का सेंटर पहले इस वाली लाइन से r/4 ऊपर था, अब r/4 नीचे आ गया। अब जरा बताओ पार्टिकल कितना नीचे आया, बताओ बताओ बेटा, पार्टिकल कितना नीचे आया। गुड, तुम बेटा मेरे जो है नाम करोगे लगता है लोशन। पहले ये 5r/4 ऊपर था, क्यों? 5r/4 ऊपर था और अब ये पार्टिकल कितना नीचे आ गया बताओ जो है। अब ये पार्टिकल नीचे आ गया, 5r/4 नीचे आ गया, क्यों? तो इसका मतलब वो टोटल 5r/2 गिर गया जो है। तो ये हो गया mg 5r/2। समझ में आई बात? पार्टिकल पहले उस लाइन से 5r/4 ऊपर था और अब 5r/4 नीचे आ गया, और इसको मैं लिख सकता हूं हाफ आई टोटल इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्यों? यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा ना, हाफ आई टोटल इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि आई टोटल में पहले पार्टिकल का बता दो, उसके बाद दूसरे में चलेंगे। आई टोटल में पार्टिकल का पहले बताओ, पार्टिकल का कितना होगा गोपी? बता, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसी एक्सिस के अबाउट निकालना बेटा, इसके अबाउट घूम रही है ये। हाँ, ये होगा m इंटू 5r/, नहीं तूने थोड़ा गलत कह दिया, 5r/4 इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है एक्सिस से, ये बता। पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है उज्जवल? हाँ, पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है बता, 5r/4 ये होगी, ये तो पार्टिकल की हो गई। अब जरा बता रॉड की कितनी होगी, सॉरी डिस्क की कितनी होगी बता, डिस्क की बता कितनी होगी। हाँ, थोड़ा अलग अलग करके बता तो मेरे को थोड़ा और अच्छा लगेगा। थोड़ा अलग अलग करके बताएगा तो गोपी और बढ़िया लगेगा। कहाँ इस बुढ़ापे में कैलकुलेशन करूंगा, नहीं तू समझा नहीं मेरी बात। अलग अलग का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। बेटा ये बता, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा बता, ये बता इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है डिस्क का। mr² होता है यार, तूने अभी फॉर्मूले याद नहीं किए बेटा। ये होता है mr²/4 होता है बेटा, इस एक्सिस के अबाउट mr²/4 होता है। प्लस m इंटू r/4 इसका स्क्वायर होगा। समझ में आया? अब जरा देखता हूँ तूने सही बोला था या गलत बोला था। 1/16 वो हो गया
और 4/16 5/16 होगा, तू गलत बोल गया था थोड़ा। हाँ 1/16 उधर से आएगा और 5/16 उधर से आएगा बेटा जो है, नहीं है 4/16 5/16 आएगा। ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया? मी का जरा बता बेटा जो है। पार्टिकल की डिस्टेंस एक्सिस से 5r/4 है, डिस्क का इसके अबाउट mr²/4 होता है। थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस से यहाँ ट्रांसफर कर दो उसको, इधर ट्रांसफर कर दो तो ये बनेगा, इसका ये आएगा। चलो यहाँ से ओमेगा फाइंड करना। अच्छा एक बात बताओ कि तुमने एक बार ओमेगा फाइंड कर लिया तो इस टाइम पे पी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी लिखूं जरा बताओ। ये पी है, ये बता इस टाइम पे पी की वेलोसिटी कितनी लिखूं बता। आर ओमेगा। हाँ लेकिन जो आर होगा वो एक्सिस से होता है, क्यों? आर कहां से होता है? एक्सिस से होता है, तो 5r/4 इंटू ओमेगा हो गया। कोई भी डाउट है इसमें? कोई भी डाउट है बेटा ये बता जो है। क्लियर हो गया ना? एक बार फाइनली सुना दे रहा हूं, सुन लो कहानी। एक रिजिड बॉडी हॉरिजेंटल स्मूथ हिंज एक्सिस उसके अबाउट रोटेट कर सकती है। किस प्लेन में? वर्टिकल प्लेन में। जब वो ऊपर से नीचे आती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रही है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है? गेन कर रही है। और पोटेंशियल एनर्जी लूज करते समय हाइट का जो डिफरेंस होगा वो तुम रिजिड बॉडी के केस में कहां से देखोगे? उसके सेंटर ऑफ मास से देखोगे। और मैंने एक पॉइंट और बताया कि इस समय प्योर रोटेशनल मोशन चल रहा है, तो इसका मतलब अगर तुम्हें किसी पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो फिर वो आर ओमेगा हो जाएगी। और आर कहां से देखनी है तुम्हें? एक्सेस से देखनी है। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक्चुअल में ना पूरी फिजिक्स में हमारे कोलिजन्स कई बार आते हैं, तो मैं डिफरेंट कोलिजन्स पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। बेस्ड ऑन डिफरेंट कोलिजन्स, उनको सब एक जगह पे ले ले रहा हूँ। बेस्ड ऑन डिफरेंट कोलिजन्स। इसमें वाले नहीं ले रहा हूँ मैं, ऑब्लिक कोलिजन, हेड ऑन, वो सब नहीं ले रहा हूँ। वो तुम्हें जब मैं करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा क्या है। देखो सबसे पहले कोलिजन 1, ये एक मास m है। हाँ ये हमने किया हुआ है पहले, तुम्हें याद होगा। ये m मास है, ये स्ट्रिंग है लेकिन। और यहाँ से m मास की एक बुलेट आती है u वेलोसिटी से और इसमें स्टिक कर जाती है। उसके बाद तुम्हें याद है एक ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करती थी, वो भी याद है? जब वो उससे स्टिक कर जाएगी तो वो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगी, और वो कॉमन वेलोसिटी कितनी होती है? p टोटल अपॉन m टोटल। क्यों नहीं है? p टोटल और अपॉन m टोटल। और वैसे बाय द वे ये वाली इक्वेशन किससे निकल रही है जरा बताओ? ये इक्वेशन निकल किससे रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उज्जवल समझ में आया बेटा ये बता जो है?
नहीं, ये वाली इक्वेशन कहाँ से निकल रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकल रही है। अच्छा, टोटल मोमेंटम कितना था हमारा? mu था, और टोटल मास कितना है बता जो है? m प्लस m। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये पहले किया हुआ है वैसे, ये बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ठीक होगी ना। उसके बाद तुमसे कहता है कि u की मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि वो टकराने के बाद कंप्लीट कर दे। u की मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि आफ्टर जो कोलिजन हो, आफ्टर कोलिजन सर्किल कंप्लीट्स। तो बस सिंपल से ये करते थे कि ये जो v होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl होना चाहिए। क्यों? स्ट्रिंग की लेंथ मान लो l है, क्यों नहीं है? ऐसे तो करते थे कि v या फिर m u अपॉन m प्लस m ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl होना चाहिए। तो यहां से u की रेंज पता चल गई, बस हो गया। u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस m अपॉन m √5gl। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्यों? ये अच्छा उज्जवल, एक बात बता कि ड्यूरिंग द कोलिजन एनर्जी का लॉस होगा ना कुछ? ड्यूरिंग द कोलिजन, उसके बाद नहीं होगा। फिर जो है जितना होना है उस समय लॉस हो जाएगा। क्यों? इस वाले में अगर तुमसे ये पूछे कि ड्यूरिंग द कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन जो लॉस आया वो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल होगा, बस हो गया। क्यों? अच्छा, ड्यूरिंग कोलिजन इसलिए लॉस हुआ है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ध्यान रखना बेटा। जो है इलास्टिक कोलिजन नहीं है, बल्कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक। अच्छा, इनिशियल एनर्जी कितनी थी जरा बताओ? हाफ mu²। क्यों? हाँ, और बाद में कितनी आ गई? हाफ m प्लस m प्लस m इंटू v का स्क्वायर। ये हो गया बाद में एनर्जी। तो मेरे ख्याल से ये वाला कोलिजन हमने पहले भी किया था और एक बार मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है। अब बाकी कोलिजन हम करेंगे अगले लेक्चर में। अच्छा, कल तुम्हारी क्लास नहीं है ना? आई थिंक कल क्लास नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, ये ले।